चलो भाई यूपी बोर्ड के विद्वानों, आज हम आपके लिए अब लेके आए हैं मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 12 के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो दो प्रश्न आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए कब कब आया है कब कब नहीं। ये मैं 110% यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, 1000% इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो दोनों प्रश्न है ना, दोनों प्रश्न 2022 के एग्जाम में आएंगे। दोनों प्रश्न 2022 के एग्जाम में आएंगे। बस ये जो दोनों प्रश्न लिखे हुए ब्लैक बोर्ड पे 100% है, ठीक है। और मैं तुम्हें किसी को बोलता हूं कि ये आए हुए प्रश्न हैं, इतनी बार आए हैं उतनी बार आए हैं, लेकिन ये दोनों परसेंट 100%, 1000% जितने परसेंट करने के लिए ये दोनों प्रश्न आएंगे। ये बहुत बड़े प्रश्न नहीं जो आपको 8 नंबर दे के चल जाएंगे। देखिए ये भी सत्य है, ये दोनों 1 नंबर में प्रश्न आते हैं, कभी कभी तो 2 नंबर में भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली चांस रहता है 1 नंबर में आने का। तो देखिए मैं प्रश्न लाता हूँ इम्पॉर्टेंट, और साथ में उस प्रश्न को ऐसे बताता हूँ कि आप अगर इससे पहले इसको नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो बच्चे रोज़ हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, एक दिन करके हम प्रश्न लाते रहते हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कि सर किस प्रकार प्रश्नों को समझाते हैं। ठीक, और आपको भी अगर आप नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, और डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर जुड़ जाइएगा। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए हम पहले चलते हैं प्रश्न की ओर। अवकलन समीकरण, पहला हमारा क्वेश्चन है अवकलन समीकरण d² की पावर 2y प्लस dx की पावर 2 अंदर आपका ये स्क्वायर रूट है, इसके पावर 4 लगा हुआ है, तो इसको स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, ब्रैकेट बोल सकते हैं एक प्रकार का, क्योंकि स्क्वायर रूट कब होता है जब बाहर कुछ ना हो। x प्लस dy बाई dx के पावर 4 की घात है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि कोई भी अवकलन समीकरण होता है तो उसकी 2 पक्ष होती हैं, उससे संबंधित 2 चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली देखिए उसमें कोटि पूछा नहीं, लेकिन मैं कोटि भी समझा दे रहा हूं, कोटि, और दूसरी घात। जो बच्चे इंग्लिश जानते होंगे तो इसको ऑर्डर बोलते हैं और इसको डिग्री। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोटि और घात, इस अवकलन समीकरण का कोटि या घात क्या है। मात्र बस देखते ही बताने वाली चीजें हैं, ठीक। तो इस अवकलन समीकरण में ध्यान दीजिएगा, ये कितनी बार अवकलन हुआ है, कोई बता सकता है? 2 बार। तो अवकलन समीकरण में जिस राशि का सबसे अधिक बार अवकलन हुआ होगा, फिर से नोट कीजिएगा, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, जिस राशि का सबसे अधिक बार अवकलन हुआ होगा और वो अवकलन जितनी बार होगा उसे ही उसकी क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? फिर से ध्यान दीजिएगा, कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। जैसे इसमें देखिए, इसका 1 बार अवकलन हुआ है, इसका 2 बार अवकलन हुआ है, इसका 1 बार अवकलन हुआ है, इसका 2 बार अवकलन, इसका 1 बार, इसका 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2। अगर इसी में यहां पे रहता, ध्यान दीजिएगा, इसी में एक और रहता d की पावर 3y प्लस dx³, तो कोटि कितनी हो जाती बच्चों? 3। ठीक, कोटि तो हम ऐसे ही देखते डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन डिग्री ऐसे ही देखते डिसाइड नहीं कर सकते। डिग्री में अगर सिंपली कोई प्रश्न दिया हुआ है, जैसे dy बाई dx इक्वल टू x इक्वल टू y dx का स्क्वायर प्लस dx, तब ऐसे तो हम डायरेक्ट देखते डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों में हम डायरेक्ट देखते डिसाइड नहीं कर लेते। तो ये पहले हमें देखना रहेगा कि कहीं इसके पावर में ये कोई रूट तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले घात क्या होता है इसको समझिए। जो सबसे अधिक बार जिस राशि का अवकलन किया गया है उसके ऊपर जितनी घात होती है उसे घात बोलते हैं, उसे घात बोलते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में अगर आप यहां से ध्यान देंगे तो सबसे अधिक बार अवकलन किसका हुआ है? इसका, और इसके घात कितना है? तो जहां कुछ नहीं था वहां 1 लेते हैं, तो इसके घात सर जी 1 है। हम यहाँ पे सर जी डिग्री 1 लिख दे, घात 1 लिख दे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये रूट में है। पहले इसको रूट को हल करेंगे, तो रूट को हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का 2 बार स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 घात कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के पावर 4 और एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 4। अब देखिए अधिक बार, अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया। अब अधिक बार अवकलन किसका हुआ है, इस राशि का हुआ है। तो इस राशि के पावर में कितना है 4, तो हमारा घात क्या हो जाएगा 4, घात क्या हो जाएगा 4। फिर से एक बार मैं घात और कोटि में अंतर समझा देता हूँ। कोई अवकलन समीकरण है, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, देखते रहिएगा। कोई अवकलन समीकरण है, उसमें से किसी राशि का, जिस राशि का जितनी बार अधिक बार, सबसे जितनी अधिक बार उसका अवकलन हुआ रहेगा, जितनी बार उसका अवकलन हुआ है, जो अधिक वाली अवकलन वाली है, तो जो जितनी बार अधिक हुआ, जितनी बार जो अधिक राशि है, मतलब कितनी बार उसका अवकलन हुआ है, तो सबसे अधिक बार जिसका अवकलन हुआ होगा वही नंबर। जैसे यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी घात कोटि क्या हो जाएगी 2। अगर 6 बार अवकलन हुआ रहता तो कोटि क्या हो जाती 6। अगर 7 बार अवकलन हुआ रहता तो कोटि क्या हो जाएगी 7। अब घात क्या है, अब जिस राशि का सबसे अधिक बार अवकलन किया है उसके ऊपर जितना घात है उसी को घात बोलते हैं। याद रखिए, समझिएगा, फिर समझिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं। जिसके ऊपर सबसे अधिक घात है उससे मतलब नहीं है, जिस अवकलन का जिस राशि का सबसे अधिक बार अवकलन हुआ है उसके ऊपर जो घात है उसे हम घात बोलते हैं। अच्छा, पहला प्रश्न हमारा हो गया, हमने 1 नंबर अपने एग्जाम में सिक्योर कर लिए। दूसरा प्रश्न, मैं प्रश्न लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ऐसे कोई नहीं ना कि ये इनका सिद्धांत है, इनको आप ऐसे ऐसे समझिए, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू ही समझाया जा सकता है, जो मैं आपको प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब एक सदिश इसको मान लिए हम ए। एक सदिश क्या है a 5i लेमडा j प्लस 2k, और एक सदिश इसको हमने मान लिया b। एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको थोड़ा सा मैं लेके आऊँगा पीछे और फिर लेके जाऊँगा आगे, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य यही ना क्वेश्चन सॉल्व करना, थोड़ी ना आपको समझाना। ये देखिएगा, पहले 1-2 राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ में 2 ही हम फॉर्मूले पढ़े हैं, एक a डॉट बी और एक हमने पढ़ा है a क्रॉस बी। तो इसका होता है ए बी कॉस थीटा और इसका क्या होता है ए बी साइन थीटा। कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, लंब और समांतर वाले प्रश्न में कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझे नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप हमारे छात्र रहेंगे तो इस चीज़ को समझे रहेंगे और इस प्रश्न को सही करके आ पाएंगे। देखिएगा, ए बी साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का मान 0 कब होता है सर जी, ए बी कॉस 90 इक्वल टू 0, और 90 ही क्या है, 90 का मतलब क्या है, ये थीटा क्या है, ए और बी का एंगल है। तो मतलब जब ए बी के लंबवत रहेगा तो कितना, थीटा का मान 90 अंश, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक इसी प्रकार जब ए और बी समांतर रहेंगे, यानी कि ए बी साइन 0 तो 0, यानी कि जब ए और बी समांतर रहेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है भाई, रटेंगे भूल जाएंगे, समझेंगे। या हम भी आपकी तरह पहले ये फॉर्मूले से हम परिचित कब होते हैं, क्लास 11th थे। क्लास 11th में मैंने एक बार इसको पढ़ा, रटा, समझ में भूल गया, फिर पढ़ा, फिर रटा, फिर भूल गया। जब मेरे मास्टर ने हमको ये चीज़ समझाई तब समझा यार ये तो एकदम ईजी सी चीज़ थी, हम कहाँ परेशान थे। तो वो चीज़ हम आपको दे रहे हैं तो आप उसको लीजिए, ठीक है, वो चीज़ जल्दी कोई देता नहीं है। चलिए अब देखिए हम अपने प्रश्न की ओर आएंगे। अब ये है और ये है, दोनों लंब है, यानी कि इसको हम ए भी माने तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए रख दीजिए, यहाँ से बी रख दीजिए, लेमडा का मान अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5i प्लस लेमडा जेड, सॉरी माइनस लेमडा जेड है ना, माइनस लेमडा जेड प्लस 2k, ठीक है, डॉट
2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो i का बस i में ही मल्टीप्लाई होगा, ये तो हम सबको पता होगा। 10 माइनस 3 लैम्डा और प्लस 8। ऐसे बच्चे नहीं जिनको कुछ नहीं आ रहा है, सॉल्व करना है। अब 3 लैम्डा को हम उधर ले जाएंगे तो 3 लैम्डा इक्वल टू 18। तो अब 3 को नीचे लाएंगे तो लैम्डा इक्वल टू 18/3, तो लैम्डा इक्वल टू 6। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इक्वल टू 6। यही हमसे पूछा था और यही हमने बता दिया। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, 2-2 नंबर आपको देंगे। अब कोई आपसे बोले कि ये पेपर में लिख लो, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ लिख लो, ये दोनों प्रश्न नहीं आएंगे तो जो न सो कहना। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। नंबर कम है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर 2 नंबर को तो मजाक में आप लीजिएगा मत, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल में बच्चे वही 1-2 नंबर के लिए साल भर मरते हैं। और आज आप अगर 2 नंबर को हल्के में लेते हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहाँ नहीं आएगा बच्चे बोल देंगे। चलिए भाई, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको प्रश्न उस प्रकार करा रहा हूं जिस प्रकार आपके पेपर में आता है। सबसे पहले हमने 1 नंबर वाले 2 प्रश्न किए, अब ये 2 नंबर वाले हम 2 प्रश्न करेंगे बच्चों। ठीक, इसी सीक्वेंस में आपका पेपर आता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अधिक नंबर वाले प्रश्न करेंगे। देखिएगा, कॉस थीटा, ठीक है, आव्यूह के अंदर ये चीज़ दी हुई है, साइन थीटा और आव्यूह के अंदर ये चीज़ दी हुई है। तो इसको हमें बस ऐड करना है, लेकिन इसमें फॉर्मूले लेंगे कितने? 2। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आव्यूह के बाहर कोई चीज़ है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें और इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें और इसमें ये सारिणी की ब्रैकेट दर्शाती है और ये आव्यूह को दर्शाता है। ठीक, दोनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपको ब्रैकेट देख के क्या लगा, आव्यूह है, आव्यूह के बाहर कोई चीज है और तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और आव्यूह जुड़ता कैसे है। तो देखिएगा, आव्यूह के बाहर कोई भी चीज होती है तो हमें पता है इसका हम सारे में मल्टीप्लाई करते हैं। किस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से सुन लीजिएगा भाई। आव्यूह के बाहर अगर कोई चीज हो तो उसका मल्टीप्लाई, हमने बोला कि हम उसका मल्टीप्लाई सारे में करते हैं। तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, सारे रो और कॉलम में करेंगे अगर कोई भी चीज बाहर है तो। चलिए हम करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा का अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा को नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सारिणी की नहीं, ये आव्यूह है बच्चा, और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी साइन बाहर है तो साइन का सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको आना चाहिए क्या, एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह से जोड़ना। ये वाले भी प्रश्न अक्सर आते हैं, या तो आपको जोड़ने वाले आएंगे या आपको बराबर में दिए रहेंगे और पूछेंगे x और y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैं वो भी प्रश्न आपको बता दूंगा, पहले इसको देखें। अब इनको हमें जोड़ना है तो पता होना चाहिए कि जो जिस पोजीशन पे होता है आव्यूह में उसी पोजीशन पे जुड़ता है। जैसे A11 यानी कि प्रथम पंक्ति और प्रथम रो का, प्रथम रो और प्रथम कॉलम का जो अव्यय है वो प्रथम रो दूसरी आव्यूह के प्रथम रो प्रथम कॉलम से जुड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर जुटेगा साइन स्क्वायर के साथ प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन कॉस थीटा जुटेगा ये माइनस साइन कॉस थीटा के साथ। और देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्योंकि प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार ये जुटेगा इसके साथ तो ये है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार माइनस नहीं, तो इसी प्रकार ये जुटेगा इसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अब अगर आप इसको बढ़िया से देखेंगे तो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा नीचे जीरो, और यहाँ पे भी हो जाएगा जीरो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप नाइन्थ में ही ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका लोग कितना होता है सर जी 1, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। ये हो गया इसका आंसर। ले लीजिए 2 नंबर, ले लीजिए 2 नंबर। भाई ये समय प्रश्न आपको समझने का है, और मैं इतनी सरल विधि से आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार पेपर का पैटर्न है उस प्रकार हल करवा रहा हूँ। आपके कोचिंग में भी देखिए, मैं रियलिटी बताऊँ तो इस समय आपके कोचिंग में भी ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होंगी। कोचिंग में बच्चे जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लड़कियों से थोड़ा सा बात करते हैं, लड़कियां थोड़ा सा उनसे बात करती हैं, 1-1.5 घंटे का समय बीत जाता है, अपने घर आते हैं। घर आने के बाद फिर उसी कोचिंग माहौल में कुछ बच्चे जो बिगड़े रहते हैं, फिर वह चैटिंग डेटिंग में लगते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में बिजी होते हैं, आधा घंटा मम्मी पापा के साथ चाय पीते हैं, फिर खाना खाने बैठते हैं, रात हो जाती है, मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं। यहाँ क्या है, ना आपको किसी से बात करना है, ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, सॉल्व कीजिए, तैयारी कीजिए, बस, और आपको कोई काम नहीं है। समाकलन, समाकलन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान है। अच्छा, इसका देखिए अब हम मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग वाला है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तरीका और नहीं जानते हैं कि समाकलन किस प्रकार हल करते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इसे पूर्ण वर्ग वाला है। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना है कि इसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो देखिए 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल सी बात है। और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए एक लाइन का प्रश्न है, बस आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग वाला है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए बी होल स्क्वायर होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया बच्चा लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका बारी बारी समाकलन हम करेंगे। तो साइन थीटा का समाकलन हम जानते हैं बच्चों होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस की जगह CAS लिखा गया, ये हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है बच्चों साइन थीटा। अब इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 2 2 4। अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को समझ रहे हैं तो पेपर के आप 4 नंबर ये और 2 नंबर ये, 6 नंबर अभी तक अपना सिक्योर कर लिए हैं। 6 नंबर आपका कोई काटने वाला नहीं है, आप पेपर में 6 नंबर पा चुके होंगे। बस इतने प्रश्न जो अभी तक बताए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। तब नहीं आए हैं, ये लीजिए व्हाट्सअप नंबर जुड़ जाइए 995320601999, एकदम बात कीजिए, हम आपको कॉल करके समझा देंगे। ये हमारा व्हाट्सअप है, ठीक है, समझा देंगे। कोई भी प्रॉब्लम है उस पर मैसेज कीजिए, पूछिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं आपको मिल रही हैं। 24 घंटे 24x7 हम हेल्पलाइन आपको दे रहे हैं। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यू प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों देखिए, अब फिर हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, या परेशानी हो रही है, या हम तो ये प्रश्न कर पा रहे हैं। देखिए हम आपको, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए, ऐसे सब मिलजुल जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इसी के साथ चैप्टर वाइज हम जब प्रश्न हल करते हैं तो क्या रहता है कि वो चैप्टर के फॉर्मूले हमारे दिमाग में रहते हैं। हमको लगता है अरे 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 नहीं, ये ना इसी फॉर्मूले से हो पा करेगा भाई, इस चैप्टर में बस इतने फार्मूला हैं, ये है, बाहर से तो कोई फार्मूला लगेगा ही नहीं, तो इतना ही फार्मूला में दिमाग हम लगाते हैं और एक दिमाग लग जाता है। लेकिन
अब यहाँ पर ये प्रश्न आपको मिलेंगे, अब dy/dx लगाएं, सततता तथा अवकलन लगाएं कि अवकलन का समीकरण लगाएं, क्या लगाएं, समाकलन लगाएं, बुद्धि हो जाती है फेल। और एग्जाम में तो आपको सभी चैप्टर के प्रश्न एक साथ ही मिलने वाले हैं। 13 चैप्टर के 13 चैप्टर हैं जिसमें से सभी के प्रश्न आपको एक साथ मिलने वाले हैं, ये सत्य है पूर्ण रूप से। तो अभी से उसकी आदत डालना प्रारंभ कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इंग्लिश वाले टीचर थे, तो मैं इंग्लिश पढ़ता था और इंग्लिश पढ़ने के बाद से जब सवाल हमें दिए जाते थे क्लास में, जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे तो इंग्लिश पढ़ने के बाद से आप एक टॉपिक पढ़ें तो उसके कुछ सर क्वेश्चन कराते थे, तो मैं सर्वप्रथम कर लेता था, मैं सबसे पहले कर लेता था। लेकिन जब चैप्टर समाप्त होती थी, जब सर 2-3 चैप्टर का मिला के देते थे तो समझ नहीं पाता था कहाँ कौन सा रूल लगाए, कहाँ आर्टिकल का नियम लगेगा, कि कहाँ सिंटैक्स का रूल लगेगा, कि कहाँ नाउन लगेगा, कहाँ प्रोनाउन का रूल लगेगा। हो जाता था माथा फेल। तो हमारे अध्यापक कहा करते थे बच्चा कि सब प्रश्नों को मिलाकर प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार सारी चीज़ें कहाँ कहाँ लगानी है वो तुमको आ जाएंगी। तो वही चीज़ हम आपके साथ भी कहते हैं और करते हैं। देखिए समीकरण y बराबर a के पावर ex प्लस b से सदिश संबंधी अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a b अचर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला है, a b अचर है, अर्थात a b को हमें हटाना होगा, क्योंकि अवकलन समीकरण में अचर पद का कोई कार्य नहीं होता है, उनको ही हटाने से हमारा अवकलन समीकरण प्राप्त होता है। अच्छा तो चलिए सर करिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, समाकलन करते हैं, सॉरी, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के पावर ex, क्योंकि b का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, क्या करते हैं हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो a की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/e के पावर x इंटू में dy/dx। ठीक, फिर हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं, फिर दोबारा अवकलन करने पर ठीक है, हमने इसका दोबारा अवकलन किया तो क्या हो जाएगा, dy² dx² इक्वल टू a के पावर ex, क्योंकि ex का अवकलन तो ex ही होता है और वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और समीकरण 1 से हम a की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, समय 1 से a का मान रखने पर, ठीक, यहाँ पर हम रखते हैं समीकरण 1 से a का मान। तो समीकरण a का मान हम जब रखेंगे तो ये तो हमारा है ही dy² और यहाँ से हम a का मान रखेंगे तो a का मान हमने क्या निकाला है, 1/e के पावर x dy/dx। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे a का मान रखने के बाद से यहाँ पे ex एक्स्ट्रा बच रहा है, ये हो गया ex से ex कट गया बच्चा लोग, बचा क्या हमारे पास dy/dx का स्क्वायर, यहाँ पे dy/dx बचा इधर लेके चले आएंगे, dy/dx इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, अवकलन समीकरण। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बहुत बड़ा तोप है ये, बहुत हार्ड था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए बात करते हैं फिर इस प्रश्न के बारे में। सदिश 2ij और ये के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मैं बता रहा हूँ जो बच्चे अगर सदिश चैप्टर से, वेक्टर चैप्टर से प्रश्न गलत करके आते हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ़। वेक्टर और 3D 4 चैप्टर के मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, जो कि 5 चैप्टर हैं बच्चों, 5 चैप्टर, 4 नहीं 5, जो सबसे सरल और सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग है, तो उनको पहले जरूर कीजिएगा। देखिए पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चे हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं उसको,
जो भी हो आपका चैप्टर 2 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। चैप्टर 2 है आपका, इतना मुझे याद है, थोड़ा सा मैं नाम भूल रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कुछ तो कहते थे। चलिए, और दूसरा है आपका आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। तीसरा है आपका सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट। और चौथा है आपका क्या, वेक्टर, सदिश। और पांचवा आपका है 3D। ये 5 चैप्टर जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो पास नहीं होंगे, उन्हें डर लग रहा है एग्जामिनेशन में, ये 5 चैप्टर पढ़ ले, वो आराम से पास हो जाएंगे। पास क्या, वो अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है। पास नहीं, वो अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन चैप्टर्स कम से कम 40 नंबर के तो प्रश्न बन ही जाते हैं। अब ये देखिएगा, सदिश 2i - j + 2k और सदिश ये के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ये देखिएगा, मैंने पहले आपको बताया था इसी प्रश्न में। a.p बराबर क्या होता है, ab cos थीटा। यहाँ पे ab क्या है, मॉड है, इसका वेक्टर है, ये मॉड है ना। तो ये थीटा हमें निकालना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा = a.b अपॉन में a का परिमाण b का परिमाण। बस यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। देखिए हम करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2i - j + 2k और डॉट 3i + 3j + 4k अपॉन में परिमाण क्या होता है, परिमाण बस अंडर रूट में इन्हीं का वर्ग कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनका वर्ग कर देंगे अंडर रूट में, तो ये परिमाण बोले जाते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर फिर 4। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे b का है, तो इसका हो जाएगा 9 + 9 + 16। ठीक, अब इसको आप हल कर दीजिए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 -3 और फिर 4 2 जा 8 + 8 और अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 बाहर आ जाएगा 3 और इसको अगर करेंगे 9 9 18 18 6 24 और 24 34, तो अंडर रूट ये 34 हो गया। फिर अगर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 11/3 34। ये आपका आ गया। तो सर जी ये तो कोण कोई आया ही नहीं, कोण कोई आया ही नहीं। तो अब भाई आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, थीटा = cos इनवर्स 11/3√34। ये हो गया आपका आंसर। यही कोण था। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए एक बार, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपसे, मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ उस चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बोलते क्या है। कि बहुत शर्मिंदगी की बात है, चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा है भाई। इंग्लिश में ना याद है चल जाएगा, लेकिन हिंदी में आना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। बस मिल गया बच्चों, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, या बच्चों याद आ गया, याद आ गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो ये 5 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से 40 से 50 नंबर स्कोर कर पाएंगे, मतलब आसानी से पास हो जाएंगे, 60 नंबर तक भी आपके आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, ऐसे तो हम एक बड़ा प्रश्न लेके आ रहे थे, लेकिन समय हमें इतनी की ही इजाज़त देता है। आपका समय हो गया है, क्योंकि हमने बोल दिया था कि अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, इसलिए हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जिस पर हर एक साल एक प्रश्न बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी tan इनवर्स a कुछ भी थीटा हो जो कि इक्वल हो और cot इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला है बच्चों, तो इसका मान क्या हो जाएगा, π/2। इसी प्रकार अब आपके ऐसे भी रहे sin इनवर्स a प्लस cos इनवर्स a, इसका मान भी क्या होगा बच्चों, π/2। ठीक इसी प्रकार अगर आपके आते हैं sec इनवर्स a प्लस कोसेक इनवर्स
ए, तो इसका ये मान बच्चों क्या आएगा π/2। तो ये तीनों फॉर्मूले आज हमने आपको बता दिए। जितने भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं उसको एक बार जाके अच्छे से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मन से पढ़िए, आगे बढ़िए और इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप कीजिए। हमारी इच्छा बस बच्चे इतने ही है आपके लिए।